छोटी क्लासेस में तुम एक थियरी पढ़ते हो, लाइक मान लो कि एटॉम की थियरी पढ़ रहे हो। तुम्हें पता लगता है कि KLMN सेल्स में 2, 8, 18, 18, 36 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। तुम उस चीज से कंप्लीटली अग्री करते हो और अब तुम्हें ये कंप्लीटली विश्वास हो चुका है कि एटॉम के अंदर यही स्ट्रक्चर पाया जाता है। बट जैसे ही तुम बड़ी क्लासेस में आते हो तब तुम्हें पता लगता है कि ये थियरी तो कंप्लीटली गलत है। एटम के अंदर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ और चीजें होती है और हमें कुछ और बताया गया था। सो मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें क्यों एक थियरी कंप्लीटली एक ही बार में बताया नहीं जाता है? क्यों किसी भी एक थियरी में एक्सेप्शन होते हैं? क्यों किसी भी एक थियरी को कंप्लीटली हम सच मान नहीं सकते हैं? क्यों एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हमें ढेरों सारी थियरीज बनानी पड़ती है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को बहुत ही डिटेल में देखने वाले होंगे। एंड आज हम साइंटिफिक थियरी, नेचर और हमारे ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें जानने वाले होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी टाइम पास। ओके, तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वाई डू वी स्टडी और वाई डू वी मेक साइंटिफिक थियरीज। तो इसका जवाब सिंपल है, वी स्टडी साइंटिफिक थियरीज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड नेचर। हम नेचर को समझने के लिए साइंटिफिक थियरीज पढ़ते हैं और समझते हैं। बट यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम नेचर को समझते ही क्यों है, हमें समझना ही क्यों है नेचर को? द आंसर इज क्वाइट सिंपल। अगर हम नेचर के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में काबिल हो सकते हैं तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इसकी वजह से ह्यूमन सिविलाइजेशन और ज़्यादा सिविलाइज हो सकती है और ज़्यादा इवॉल्व हो सकती है। इसमें थिंकिंग कैपेबिलिटी और ज़्यादा आ सकती है एंड इसकी वजह से डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है। एंड इनमें से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का वजूद जन्मों जन्मों तक रहे। इसकी वजह से हम साइंटिफिक थियरीज पढ़ते हैं एंड इसकी वजह से हमें नेचर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर तुम लोगों को समझाता हूँ। अभी तो हम लोग धरती पर है, राइट? बट किसी ना किसी दिन हम मर जाएंगे, हमारा भी अंत निश्चित है। हमारा ही नहीं, धरती का भी अंत निश्चित है। एंड एक दिन हमारी धरती पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हमारा सूरज फट के या तो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा या तो एक वाइट ड्वार्फ से रेड ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ, ऐसा करके इसका वजूद भी मिट जाएगा। ऐसे ही ढेरों सारे गैलेक्सीज के ढेरों सारे तारे मिट जाएंगे। उन तारों के खत्म होने के बाद जो ब्लैक होल्स बने हैं वो भी एक दिन मिट जाएंगे। वो भी अजर अमर नहीं है, वो भी एक दिन खत्म हो जाते हैं। वो अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करते हैं और पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही करते करते लाइट के पार्टिकल्स, फोटॉन्स तक हमारे साथ नहीं रहेंगे। सारी की सारी चीजें, ब्रह्मांड में सब कुछ मिट जाएगा। एट द एंड हमारे ब्रह्मांड में ना ही स्पेस का वजूद रहेगा ना ही टाइम का वजूद रहेगा। एक सिंगल पार्टिकल नहीं रहेगा हमारे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में। एंड ये सब चीजें मैं जो तुम लोगों को बता रहा हूँ ये सब इमेजिनरी नहीं है, ये किसी ना किसी दिन होगा ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। बट ये चीज को चेंज करने का क्षमता हम ह्यूमन सिविलाइजेशन में है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि ये बताती है कि अगर हम बहुत सारे एनर्जी को एक छोटे पॉइंट में कंसंट्रेट करने के कैपेबल हो सकते हैं तो हम एक बेबी यूनिवर्स का निर्माण कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज द एक्चुअल पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। हम नेचर को अंडरस्टैंड करके अपना वजूद मिटने से बचा सकते हैं। हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के अस्तित्व को मिटने से कंप्लीटली बचा सकते हैं। सो लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन कि साइंटिफिक थ्योरी एक ही बार में हम क्यों पब्लिश नहीं कर सकते? क्यों साइंटिफिक थ्योरीज में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं एंड हमें क्यों एक ही बार में सब कुछ बताया नहीं जाता है? तो कोई भी एक साइंटिफिक थ्योरी को हम बनाते वक्त दो प्रोसेस फॉलो करते हैं। एक तो हम डायरेक्टली नेचर को ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं एंड बाद में जाकर हम थ्योरी बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स को नोट करके। लाइक सर आइजैक न्यूटन ने जब एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा तब उनको पता चला कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो कि इसको नीचे की तरफ खींच रही है। एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स ऑब्जर्व किए कि अगर मैं बॉल को भी ऊपर फेंकता हूँ तो वो भी नीचे आ रहा है। एंड उन्होंने ये भी नोटिस किया कि भारी ऑब्जेक्ट जल्दी से नीचे आ जाता है एंड लाइट ऑब्जेक्ट को टाइम लगता है नीचे आने में।
तो इन सब चीजों की वजह से उन्होंने एक नया थ्योरी लिख दिया कि ये सब हो सकता है। ग्रेविटी नाम का एक फोर्स हो सकता है जो कि एक्ट करता है बॉडीज पर, एंड वो फोर्स उसकी मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है। सो इस तरह से उन्होंने नेचर को ऑब्जर्व किया और नेचर को ऑब्जर्व करके हुए पैटर्न ढूंढकर उन्होंने एक थ्योरी लिख दी। अब दूसरा प्रोसेस ये है कि हम प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी को कंसिडर करें, यानी कि पहले से ही जो भी थ्योरी एग्जिस्ट करती है उसको हम कंसिडर करके एक नया मैथमेटिकल रिलेशन ला कर दें एंड बाद में रिसर्च करके ये पता लगाएं कि ये थ्योरी सही है या फिर नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन नाम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है एंड इस थ्योरी के साथ भी यही सीन है। पहले हुआ यूं था कि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन नाम के दो साइंटिस्ट ने मैथमेटिकल रिलेशन निकाला वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड बाद में जाकर इस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन हुआ। काफी ज्यादा साइंटिस्ट ने इस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया एंड बाद में हमें ये पता चला कि ये थ्योरी बिल्कुल सच है। सो दोनों प्रोसेस में एक चीज कॉमन है, द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर को ऑब्जर्व करना। बेसिकली हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड उसी पैटर्न के हिसाब से हम ये बताते हैं कि ये चीज होनी चाहिए और ये चीज नहीं होनी चाहिए। पर अब जो मैं तुम लोगों को बोलने जा रहा हूँ ये ध्यान से सुनना। हम नेचर के हिसाब से चलते हैं, ना कि नेचर हमारे हिसाब से चलते हैं। नेचर में जो भी चीज़ें होती है हम उसको अपना लॉजिक बना लेते हैं, बट हमारे लॉजिक के हिसाब से नेचर चले ऐसा कोई गारंटी नहीं है। एंड कभी कभार तो क्या ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि किसी भी एक थ्योरी में एक्सेप्शन निकल कर आती है। नेचर हमें कुछ ऐसा दिखा देता है जो कि उस थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है या फिर गलत प्रूव करने की कोशिश करती है एंड इसीलिए हमें उस थ्योरी को मॉडिफाई करना पड़ता है। कभी कभार तो कंप्लीटली गलत ठहराना पड़ता है। हमें एक नई थ्योरी बनानी पड़ती है जो कि पहले वाली थ्योरी जो चीज बताती थी उसको भी सेटिस्फाई कर सके और जो एक्सेप्शन निकल कर आ रहा है उसको भी सेटिस्फाई कर सके। एंड अगर हम उस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो हमें उस चीज को एक एक्सेप्शन के रूप में लेना पड़ेगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन व्हाई वी नीड टू मॉडिफाई और रीमेक अ थ्योरी अगेन एंड अगेन। क्योंकि जैसे जैसे हमारी नेचर को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे कई नई चीजें हमें पता लगती है जो कि प्रीवियस थ्योरीज हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। एंड जैसे जैसे हम नेचर को और ज्यादा समझते हैं नेचर हमें और ज्यादा एक्सेप्शंस दिखाता रहता है एंड उस एक्सेप्शन को फुलफिल करने के लिए हमें उस थ्योरी को मॉडिफाई करते रहना पड़ता है एंड तब तक करना पड़ता है जब तक कंप्लीटली सारी की सारी चीजें सेटिस्फाई ना हो जाए। कभी कभार तो किसी थ्योरी को कंप्लीटली नकार कर एक नई थ्योरी बनानी पड़ती है। एंड छोटी क्लासेस में हमारा दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता है कि हम स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को समझ सके एंड अगर एटम्स की बात करें तो क्वांटम फील्ड की थ्योरी को समझ सके या फिर स्क्रोडिंजर इक्वेशन को समझ सके। इसीलिए हमें बेसिक से बेसिक चीजें समझाई जाती है। जो भी सबसे आसान थ्योरी है उसको हमें समझाया जाता है एंड फ्यूचर में जब हमारी नॉलेज इतनी ज्यादा होती है कि हम उस चीज को समझ सके, हमारा दिमाग इतना मैच्योर हो जाता है कि हम उस चीज को समझने के कैपेबल होते हैं, तब हमें ये सब चीजें समझाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो अगर तुम लोगों को न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में जानना है तो इस वाली वीडियो पर तुम क्लिक कर सकते हो एंड अगर तुम लोगों को जानना है कि कैसे पहले लोग हीट को एक लिक्विड मानते थे तो इस वाली वीडियो पर तुम क्लिक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।